देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रोहन नाम का 40 वर्षीय व्यक्ति जो एक बिजनेसमैन था, उसने भी जिंदगी के ऐसे मोड़ को करीब से देखा था जो उसकी मौत को छूकर वापस निकल गए। तो आइए जानते हैं रोहन की एक बेहद डरावनी दास्तान जो आज भी रोहन के दिल और दिमाग में पूरी तरह से बसी हुई है। जब भी रोहन उस हादसे को याद करता है तो उसका पूरा शरीर डर से थरथरा उठता है। अंधेरी रातों में सुनसान रास्तों का सफर सच में बहुत डरावना होता है, लेकिन यही सफर दिन दहाड़े अगर हॉरर बन जाए तो क्या हो सकता है। एक दिन की बात है जब रोहन काम की तलाश में अपने से दूर मंगलपुर गांव, जो शांति नगर जिले से बस कुछ ही दूर आगे था, वो वहां पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसको इंतजार करते करते लगभग 2 घंटे का वक्त किसी तरह काटना होगा। ऑफिस के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था जिसके अंदर खाने पीने का कुछ सामान था। पैसे जेब में नहीं थे और ऊपर से जोर से भूख भी लग रही थी। भूख के चलते किसी से पैसे मांगना भी ठीक नहीं था, जिस वजह से रोहन सब्र करता हुआ चुपचाप अपने उस बॉस के इंतजार में बैठा रहा जो उसका इंटरव्यू लेने वाला था। आधे पौने घंटे के बाद रोहन को अपना दोस्त विनायक दिखाई दिया। विनायक को देखते वो थोड़ा खुश हुआ और उसे आवाज देते हुए अपने पास बुलाने लगा। विनायक थोड़ा जल्दी में लग रहा था। आवाज देते वो रोहन के पास पहुंचा। अरे रोहन, यहाँ पर क्या कर रहा है? आज तो हमारे कॉलेज में फंक्शन है, तुझे तो वहाँ होना चाहिए था। तभी रोहन दबी जुबान में बोला, अरे भाई, मैं थोड़ा जॉब की तलाश में हूँ और मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। तभी विनायक ने कहा, ओ अच्छा ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। तभी रोहन बोला, अरे भाई चलना, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। इमोशनल होकर विनायक ने कहा, नहीं भाई, मैं तेरा बिल जमा कर देता हूँ और तू खाना खा, और हाँ, बेस्ट ऑफ लक। तभी छोटी सी मुस्कान देते हुए विनायक बोला, चल ठीक है, अब शाम को पार्टी में मिलते हैं, और हाँ, आराम से खाना खाकर अच्छे से इंटरव्यू दे देना। इतना बोलकर विनायक वहाँ से तुरंत ही चला गया। रोहन को मालूम ही नहीं था कि उसका नया दोस्त इतना बढ़िया इंसान होगा। करीब 7 दिन पहले ही तो दोनों की दोस्ती हुई थी। भरपेट खाना खाने के बाद रोहन का कॉन्फिडेंस हाई था। जिस रास्ते से पैदल चलते हुए रोहन इस छोटे से शहर में पहुंचा था वो एकदम सपाट और सूखे पत्तों से भरा हुआ था। इतना तो रोहन को भी मालूम नहीं था कि इस रास्ते में इतना सन्नाटा क्यों पसरा रहता है। 1.5 घंटे के इंतजार के बाद अब समय हो चला था इंटरव्यू का। इस बीच रोहन के फ़ोन की घंटी बजे और घंटी के बजते ही उसके दिल की धड़कनें भी एकदम से बढ़ने लगे। फ़ोन पर एक अननोन नंबर था। स्वाइप करते हुए जब रोहन ने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, 15 मिनट के बाद ऑफिस पहुंच जाना, प्लॉट नंबर 4 के रूम नंबर 108 में। जहां रोहन को खुशी मिल रही थी तो दूसरी तरफ थोड़ी चिंता भी थी, क्योंकि आज से पहले 108 रूम नंबर उसने इस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर कभी नहीं देखा। पहले भी वो इसके अंदर घूम चुका था। 15 मिनट बीतने के बाद अपनी सांसों को थामते हुए रोहन आहिस्ता आहिस्ता उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ा और सबसे पहले 4थे फ्लोर पर पहुंचा, जहां पहले से कुछ गार्ड खड़े थे। उन सभी की नज़र सिर्फ रोहन पर थी। पता नहीं क्यों रोहन को ये इतनी बड़ी जॉब क्यों लग रही थी। सब कुछ इतना ज़्यादा सुरक्षित रखा गया था मानो यहाँ का बॉस प्रधानमंत्री हो। रोहन ने दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा खुला तो रोहन की नज़र कुर्सी पर बैठे उसके बॉस पर पड़ी, जिसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा रखा था। अभी भी वो उसका चेहरा देख नहीं पाया। रोहन एक बेहद धीमी आवाज़ में बोला, सर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस शख्स ने अपने हाथ से रोहन को अंदर आने का इशारा किया, मगर जैसे उसका बॉस एकदम से पीछे की तरफ पलटा तो रोहन के तो होश ही उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम इस कंपनी के बॉस हो? रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। इस वक्त वो जो देख रहा था क्या वो हकीकत थे? वो अपनी आंखों को मसलते बोला, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तभी वो झट से पीछे मुड़ा और दरवाजा खोलते झट से बाहर निकल गया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। अपने करीबी दोस्त को एक बड़ी सफलता के मुकाम पर देखकर वो समझ गया कि आखिर 2 साल पहले सिर्फ एक साजिश रची गई थी। ये उन दोनों की बात है जब कॉलेज में रोहन का एडमिशन नया नया शुरू ही हुआ था। कॉलेज में उसका एक दोस्त अजय काफ़ी गुंडागर्दी के मामले में था, लेकिन फिर एक दिन पता चला कि अजय को किसी गलती के कांड के चलते जेल में डाल दिया गया है। किसी ने सोचा नहीं था कि वही बंदा आज अपनी ऑफिस खोलकर उसका मालिक बन जाएगा। रोहन थोड़ा शांत हुआ और उसके बाद फिर से ऑफिस में पहुंचा तो उसका दोस्त बोला, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर।
लेकिन इस समय मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हारा इंटरव्यू लेना मेरा हक है। तभी अजय ने बाकी लोगों को ऑफिस से बाहर भेज दिया। उसके बाद अजय ने एक धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना है। रात के करीब 2 बजे तुम्हें मेरे घर के बगल में मौजूद मुर्दा घर से एक डेड बॉडी उठानी है। लेकिन याद रहे, इस काम को जितना तुम आसानी से करना चाहोगे ये उतना ही खतरनाक होगा। रोहन, जो अजय की बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, उसने अजय के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं और मेरी फैमिली भूखे मारे जाएंगे। तभी अजय जोर से हंसा और आश्वासन देते हुए बोला, तुम्हें बस 1 दिन का काम करना है। बदले में मैं तुम्हें एक मोटी रकम दे दूंगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। बस तुम्हें उस डेड बॉडी को आज के आज मेरे घर तक डिलीवर करना है। तुम्हें पूरी सुरक्षा भी दी जाएगी, लेकिन ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। फिर उसके तुरंत बाद ही एक पंडित बाबा ऑफिस में पहुंचे। गले में बड़ी बड़ी मालाएं, काले रंग के अजीब से कपड़े और उनके बदन से चिपका हुआ कुछ चिपचिपा पदार्थ। ये देखने मात्र से ही एक अखंड अघोरी बाबा लग रहा था। रोहन का मन था कि वो अजय से खूब बातें करे, उसके बारे में सारी चीजें जाने, लेकिन इस वक्त अजय बहुत ही सीरियस था। शायद उसे उस डेड बॉडी की बहुत ज़रूरत थी। फिर उस अघोरी बाबा ने रोहन के हाथों को आगे करने को कहा और जैसे ही रोहन ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए तो वो अघोरी सोच में डूब गया और फिर कुछ देर के बाद बोला, ये इस काम को करने के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार है, लेकिन इसकी हिम्मत और इसका जज्बा इस काम को पूरा निपटा सकता है। वरना अगर ये काम बीच में अटक गया तो रोहन के साथ साथ कई लोग भी अपनी जान गंवा देंगे। तभी रोहन को एक जोरदार सदमा लगा। तभी उसने कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो मेरी मौत का जिम्मेदार बन जाए। अब रोहन का दिमाग सवालों से भरा हुआ था। अजय उस डेड बॉडी का क्या करेगा और उस डेड बॉडी के साथ उसका क्या संबंध है और अजय यहाँ तक कैसे पहुँचा। सब सवाल उसके दिमाग में अभी चक्कर काट ही रहे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। रोहन के पास कोई चारा भी नहीं था। पर इस बार अजय ने उसे बहुत ही ज़्यादा पैसों का लालच दे दिया कि उसकी गरीबी खत्म होने में सिर्फ कुछ घंटे का वक्त लगेगा और उसके लिए उसे ऐसे काम को करना होगा जो उसकी मौत का कारण भी बन सकती है। अब रोहन तो तैयार था। तभी अजय ने रोहन से कहा, आज की रात करीब 10:30 बजे तुम्हें मेट्रो स्टेशन के पास मिलना है और याद रहे, तुम्हारे साथ कोई नहीं होना चाहिए। साथ में तुम लोहे की कोई भी चीज़ अपने साथ लेकर मत आना। रोहन को आज सब कुछ अजीब और गड़बड़ लग रहा था, लेकिन बावजूद इसके भी वो इस काम को करने के लिए तैयार था। उसके बाद रोहन वहीं से अपने कॉलेज में चला गया, लेकिन जैसे वो कॉलेज में पहुंचा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात अपने दोस्त विनायक से हुई। विनायक से मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं विनायक रोहन से कुछ जानना चाहता था। फिर दोनों दोस्तों के बीच काफ़ी देर तक वार्तालाप होती रही और उसके बाद विनायक ने पूछा, तुम उस ऑफिस के पास क्या कर रहे थे? तभी रोहन ने सिर्फ इतना बोलकर इस बात को काट दिया कि वो अपनी जॉब की तलाश में था और उसकी जॉब नहीं लग पाई। मुस्कुराते हुए विनायक ने कहा, अरे तुम उसकी हकीकत नहीं जानते। वहाँ पर जाने के बाद लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा बैठते हैं। मेरे चाचा के साथ भी कुछ ऐसे हुआ था। इससे पहले कि वो अपनी बात को ख़त्म करता कि अचानक ही कॉलेज के अध्यापक वहाँ पर दाखिल हो गए और उसके बाद सभी का ध्यान भटक गया। रात होने को आई थी, लेकिन आज उस काम को करना भी बहुत ज़रूरी था। अचानक ही रोहन के फ़ोन पर एक मैसेज आया और मैसेज को देखते ही रोहन एक पल के लिए अचंभित रह गया। उसके खाते में किसी ने 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए थे। रोहन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये कैसे हुआ और फिर उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। फ़ोन पर अजय था जो उसे मेट्रो स्टेशन के पास मिलने को बुला रहा था और उन रुपये को ट्रांसफ़र करने वाला भी खुद अजय ही था। रोहन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली काम के लिए उसे इतनी मोटी रकम मिलेगी। रोहन मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा तो वो अघोरी और अजय दोनों ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। रोहन के वहाँ पर पहुँचते उनकी सांस में सांस आई और उस अघोरी के हाथ में कुछ काले कलर का था जो उसने रोहन के हाथ में थमा दिया और रोहन को जल्दी से निकलने को कहा। उस मुर्दाघर की दूरी यहाँ से 7 किलोमीटर की थी। इस काम के खातिर रोहन अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ तकरीबन 7 से 8 लोग मौजूद थे, लेकिन काम को संभालने के लिए रोहन को ही चुना गया था। बस उसे सबसे पहले डेड बॉडी को हाथ लगाना था और मुर्दाघर दूर से इतना गंभीर दिखाई दे रहा था मानो अंदर भूत रहते हैं। एक अजीब सा सन्नाटा और काले रूप में छाए हुए इस अंधेरे ने पूरे तरीके से उसे अपने अंदर ढक रखा था।
पहला कदम जो रोहन का उस मुर्दा घर में पड़ा तो उसके हाथों से मिट्टी का एक बर्तन वहीं पर टूटकर नीचे गिर पड़ा। अचानक ही कुछ हलचल होने लगी, सभी चीजें अपने आप ही हिलने लगी और एक अजीब सा कंपन होने लगा। डेड बॉडी उसके सामने रखी थी लेकिन वो उसे छू नहीं पा रहा था। अचानक ही वहां पर मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी और खून भी पूरी तरीके से रोहन की बॉडी पर अब हावी हो गया। ये इतना ज़्यादा खौफनाक नज़ारा था कि इसे देखकर रोहन पूरी तरीके से टूट गया, लेकिन उसने अब तक हिम्मत जुटाए रखी और उस डेड बॉडी की पेटी को पकड़कर उसे खींचने लगा। सब कुछ इतना डरावना चल रहा था कि डर के मारे रोहन कभी भी अपनी जान गंवा बैठ सकता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसे वो खींचता रहा। तभी उसके पैर अचानक ही अटकने लगे। अचानक ही उसने देखा कि जमीन के अंदर से कुछ हाथ उखड़ रहे थे जिन्होंने सभी के पैरों को जकड़ लिया था, लेकिन उन पैरों को ज़्यादा देर तक रोक पाना उन हाथों की बस में नहीं था। लोहे की कोई भी चीज़ किसी के पास भी नहीं थी, जिस कारण खतरा तो मानो अगल बगल में भी नहीं था। कुछ देर तक तो ऐसा ही रहा और जैसे उस डेड बॉडी को वहां से निकाला गया तो सामने की तरफ काले रंग के नजर आने वाले बड़े बड़े राक्षस रास्ता रोककर बीच में खड़े हो गए। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये डेड बॉडी किसकी है और इसके लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। ये सब चल ही रहा था कि उनमें से एक आदमी उस काले काले रंग की चीज को उन भयानक राक्षसों के ऊपर फेंक दे। वो सभी चिल्लाने और चीखने लगे और मौका पाते ही सभी लोग उस डेड बॉडी को लेकर वहां से निकल गए। सुनसान और खंडर पड़े इस रास्ते में उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वो जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। मौत के मुंह से आज उन्होंने एक डेड बॉडी को छीन लिया। इस कसमकस की हालत में रोहन की बुरी दशा हुई। वो पूरी तरह बिखर सा गया और उसके शरीर पर जख्म के निशान बन गए। सभी लोगों के बदन पर घाव बने हुए थे और इसके बाद रोहन को पैसे तो मिले, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी नरक बन गई। उसके शरीर के घाव कभी भी सही नहीं हुए। आज भी वो एक नरक की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, एक रात में जो इंसान लखपति बन जाए वो कभी भी छोटे मोटे कामों से अपनी जिंदगी सफल नहीं हो पाता, उल्टा वो अपनी जिंदगी को नरक बना देता है। विनायक की देखरेख में आज धीरे धीरे रोहन की हालत फिर से ठीक होने लगी है, लेकिन उसका एक गलत फैसला उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कायम था। लेकिन अजय कौन था, वो उस लाश का क्या करेगा, ये मैं आपको फिर कभी फुर्सत से बताऊंगा, जो एक लंबी दास्तां है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।